प्रधानमंत्री को सुनते हुए कई बार लगता है कि गली मोहल्ले का भाजपा का नेता भी कई बार उनसे अच्छी भाषा में बोलता होगा। छर्रा, कट्टा, दूनाली। प्रधानमंत्री यहां पर आकर कहते हैं कि बिहार में जंगल राज आ जाएगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं, तुमको 20 साल मौका मिला, अपने काम पर वोट मांगते, आकर बताते कि बिहार से हमने पलायन रोक दिया। जंगल राज फिर से लाना चाहते हो क्या? भाजपाई अगर इस तरह की बात करें तो मैं खुश होता हूं कि अगर भाजपाई उस राज को जंगल राज कह रहे हैं तो इसका मतलब तो तय है कि वो राज गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए जंगल राज नहीं, पक्का मंगल राज रहा होगा। इसलिए भाजपाइयों को आज भी उसका दर्द होता है। अब बिहार वालों, चुनाव के बीच में मोकामा के टाल इलाके में दिन दहाड़े एक अपराधी, खूंखार अपराधी, एक व्यक्ति के ऊपर गोली चलाकर, गाड़ी चढ़ाकर दिन दहाड़े चुनाव के बीच में हत्या करता है। बताओ ये असली जंगल राज है कि नहीं है, ये हम बिहार से पूछना चाहते हैं। समाजवादी लोग जब गांव में लोगों को समझाते थे तो कहा करते थे कि रोटी को सही समय पर पलटा न जाए तो रोटी जल जाती है। समझ रहे ना? और जली हुई रोटी क्या किसी काम आती है? अमित शाह बिहार आते हैं तो कहते हैं कि इनको अपने बेटों की चिंता है, महागठबंधन को। लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री। और अमित शाह का बेटा कहां पे मजदूरी कर रहा है, जरा हम पूछना चाहते हैं अमित शाह से। कहीं मनरेगा में काम कर रहा है क्या? जैसा जिसका पप्पा अमित शाह है वो क्या कर रहा है हम बताएं। पहले वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन गया और आजकल वो आईसीसी का चेयरमैन बन करके करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहा है। तुमको अपने बेटा की चिंता है तो बताओ बिहार वाले अपने बेटा बेटी की चिंता कर रहे हैं तो वो कैसे गलत कर रहे हैं? फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन गुजरात में मिल जाती है, मजदूर चाहिए, मजदूर। इसलिए अगर बिहार में फैक्ट्री लग गई तो सस्ता मजदूर कैसे मिलेगा? इसलिए पलायन रुकने की बजाय पलायन बढ़ गया है। इस पर चोट करने के लिए इस बार वोट डालने का काम करिएगा ताकि पलायन करके झूठ बोलने वालों को सजा दिला सके। और विजन जिसके पास होता है वो 17 महीने भी अगर सरकार में बैठने का मौका पाता है, वो 17 महीने भी अगर डिप्टी सीएम बनने का मौका पाता है तो एक बार में 1,67,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटा और 4 लाख नौकरी देकर दिखा दिया कि देखो हमारे पास विजन है और हम ये जो कहते हैं वो करते हैं। बताओ गलत तो नहीं कर रहा? तो जिसको डिप्टी सीएम बनाया उसने 4 लाख नौकरी दे दी। तो बताओ 5 साल के अगर लिए आप सीएम बना दोगे तो बताओ 4 लाख नौकरी को 40 लाख या 4 करोड़ नौकरी करने का वो मादा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो नौकरी कौन देगा? अरे भाई जोर से बोलना, नौकरी कौन देगा? 2,500 रुपया हर महिला को कौन देगा? अति पिछड़ा को कौन बचाएगा? दलितों को न्याय दिलाना कौन कराएगा? महिलाओं को सम्मान कौन दिलाएगा? हर घर में बिजली पानी कौन सुनिश्चित करेगा? संविधान को कौन बचाएगा? अरे भाई जोर से बताना, संविधान को कौन बचाएगा? इसलिए कोई भी भटकाव, कोई भी चीज लाने की बजाय एक तरफ से महागठबंधन को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? इस चुनावी जनसभा में अरवल जिले के आसपास से आए हुए सभी सम्मानित बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का हम क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं। जय भीम, लाल सलाम पेश करते हैं। साथियों, आज ये जनसभा जो हो रही है ये बहुत खास और बहुत अहम वक्त में हो रही है। महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सब मिलकर के इस जनसभा में आयोजक बनकर, सहयोगी बनकर यहां शामिल हैं। तो हम सब महागठबंधन के लिए अरवल के चुनाव चिन्ह झंडे पर 3 तारा को
अपना नेता, अपना अगुआ मानते हैं। और यहाँ के लोग जब झंडे पर 3 तारा को पिछली बार से ज्यादा बहुमत से जिताएंगे, तो इस बार का चुनाव जो भाकपा माले के पूरे कैंपेन का चुनाव है, बदलो बिहार, बदलो सरकार, बदलो बिहार, ये हमारा संकल्प पूरा होगा। और हमें उम्मीद है आज की ये जनसभा देख करके कि बिहार बदलने के लिए मन बना चुका है और आपके लिए निर्णय लेना ज्यादा कठिन नहीं होगा। अरवल विधानसभा के लोगों ने पिछले बार ही अपना फैसला सुनाया था और लगभग 19-20 हजार के भारी बहुमत से कॉमरेड महानंद जी को यहां का जनप्रतिनिधि चुना था। मैं आज के जनसभा में और लोगों का उत्साह देख करके ये समझ पा रहा हूं कि इस बार की जीत महानंद जी की पिछले बार से ज्यादा बड़ी जीत होगी। बताइए आप लोग इसमें सहमत है ना? भाई पिछली बार से ज्यादा बड़ी जीत होगी ना? तो जीत कितनी महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम लोग आपसे अपील करने आए हैं। तो चुनावी जनसभा में चुनावी बात होगी और बात इसलिए होगी कि बिहार में सरकार बदलने की जरूरत क्यों है, बिहार में बिहार को बदलने की जरूरत क्यों है। और हम तमाम लोग जो सामाजिक न्याय को मानने वाले हैं, जो संविधान के हिसाब से बिहार ही नहीं पूरे देश को चलाने का संकल्प लिए हुए हैं, हम लोग क्यों ये बात कह रहे हैं कि बिहार को बदलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि संवैधानिक मूल्य और सामाजिक न्याय के विचार पर खतरा मंडरा रहा है। और वो खतरा अरवल जिले के इस पूरे जहानाबाद अरवल इलाके में जो पिछले 3-4 दशक पुराना संघर्ष रहा है, मनुवादी ताकतों से सामंती ताकतों के खिलाफ जो संघर्ष रहा है समानता और न्याय का, जो संघर्ष रहा है सबको बराबरी का हक दिलाने का, आज उस संघर्ष के लिए भी फैसले की घड़ी है कि अगर हम इस तरह के फैसले लें कि जिन्होंने कुर्बानी दी उनकी कुर्बानी कहीं जाया तो नहीं होगी। अरवल के बौद्धिक लोग यहां बैठे हुए हैं, हम सारे लोग जानते हैं कि पहले जब मैं अरवल आया तो मुझे समझ में आया कि इस मिट्टी में आज भी बिहार लेनिन नहीं, भारत लेनिन, अमर शहीद जगदेव बाबू की संघर्षों की ताजगी आज भी जिंदा है और आज भी वो उसके लिए लड़ता है और याद करता है। तो अमर शहीद जगदेव बाबू ने क्यों कुर्बानी दी? वो सामाजिक न्याय और संविधान और समाजवाद के भारत को बनाना चाहते थे, इसके लिए वो कुर्बान हो गए। बिहार को ये फैसला लेना है कि शहीद जगदेव बाबू के सपनों का बिहार बनेगा या दंगाइयों के हाथ में बिहार चला जाएगा जो वापस सामंती फिरका परस्त ताकतों को फिर से उसी दिशा में लौटा ले जाएंगे। बिहार के लिए इसलिए भी फैसले की घड़ी है कि इसी बिहार की धरती पर जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े अति पिछड़े समाज से आने के बाद भी समानता और न्याय की समाजवादी लड़ाई को आगे बढ़ाया था और गालियां सुनी, अपमान सुना, तिरस्कार देखा, मगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए न डरे, न झुके, न बिके और न पीछे हटे। और बिहार को बदलने के लिए आज भी हम याद करते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों का बिहार बनना भी अधूरा है और 2025 में जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों का बिहार बनेगा। इसका हम यहां पर संकल्प लेते हैं। ये वही बिहार है जिसने केवल बिहार ही नहीं पूरे देश के सामने बीपी मंडल की अगुवाई में, जब इसी मनुवादी फिरका परस्त मानसिकता ने एक बार कहा कि गंगा में आग लगी, वो तो यातायात और तेल रिसने से लगी, तो विधानसभा में खड़े होकर किसी ने कहा कि अगर शूद्र मुख्यमंत्री बन जाएगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। बीपी मंडल ने खड़े होकर कहा था
देखो गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन शूद्र के मुख्यमंत्री बनने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है वो तब तक धधकी रहेगी जब तक समानता, न्याय, समता और संपन्नता का बिहार हम बना नहीं लेंगे, तब तक हम तुम्हारे इन तरह की चीजों से डरने वाले नहीं। बीपी मंडल साहब ने अपने अगुवाई में मंडल कमीशन बनाया। मंडल कमीशन से पिछड़ों और अति पिछड़ों की समानता और न्याय के लिए रास्ता बनाया, और यह वही बिहार है जिसने उस मंडल को लागू करने की लड़ाई में सबसे आगे बढ़ करके इस देश के पिछड़ों, अति पिछड़ों को न्याय, समता, संपन्नता और सम्मान दिलाने का वो रास्ता बनाया है। इसलिए मैं पहली बात यहां अरवल से कहना चाहता हूं, और पूरे बिहार के लोगों के लिए हमारा पैगाम यही है कि ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का, अमर शहीद जगदेव बराट का और बीपी मंडल के सपनों का बिहार बनेगा, तभी ये दंगाई फिरका परस्त मनवादी ताकतों को बिहार से बेदखल करेंगे। इसके लिए फैसले की घड़ी है कि महागठबंधन की सरकार बनाइए और इन दंगाइयों को बिहार से भगाइए। इसलिए हम आपके बीच में अपील करने आए हैं, और जब हम अपील करने आए हैं तो भाकपा माले के प्रत्याशी को पूरे बिहार के महागठबंधन के अपने समीकरण के साथ अरवल जिले के प्रत्याशी के तौर पर यहां जब समर्थन करने आए हैं, तो हम याद करेंगे यहीं आपके पास के कॉमरेड राम नरेश राम के संघर्ष को भी हम याद करना चाहते हैं। मुखिया बनने का चुनाव लड़ना पड़ा तो वही सामंती ताकतें जो कॉमरेड राम नरेश राम के सामने हमलावर हो गई थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि पिछड़े दलित अब हमारे सामने चुनाव भी लड़ेंगे क्या। ये वही धरती आसपास की है जब जगदीश मास्टर कुर्सी पर बैठे थे और पढ़ा रहे थे तो किसी सामंती ने लात मारकर कुर्सी से गिराया। ये कहानी नहीं है, ये इसी बिहार की सच्चाई है। और कॉमरेड जगदीश महतो, जिन्हें जगदीश मास्टर भी कहा जाता है, उस सपने को, संघर्ष को आगे बढ़ाया जैसे उसी इलाके में कॉमरेड रामेश्वर अहीर आगे बढ़ा रहे थे। और जब पहला चुनाव लड़ने गए तो जानलेवा हमला हुआ। ये पुराने हमारे वरिष्ठ कॉमरेड साथी जितने होंगे वो सब जानते होंगे कि उन फिरका परस्त ताकतों ने अधमरा करके जानलेवा हमला किया था उन लोगों के ऊपर। लेकिन उस हमले से जगदीश मास्टर और कॉमरेड राम नरेश राम डरे नहीं। समानता और न्याय के उसी परचम को, क्रांति के लाल झंडे को लड़कर के अपने हक में जीतने का काम किया, और बिहार में उस लाल झंडे ने समानता और न्याय की लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का आज वक्त आ गया है, इसलिए हम आपके बीच में आए। ये केवल 2-3 दशक पुराना इतिहास नहीं है साथियों, ये वो संघर्ष हुए थे तब हम आज यहां पर खड़े हैं। हम तो बार बार ये कहते हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश से चल के आया हूं। और क्यों आया हूं? मैं इसलिए आया हूं कि अगर बिहार, तथागत बुद्ध की धरती बिहार, लोकतंत्र की जननी बिहार, समाजवादी आंदोलन के संघर्षों की जमीन बिहार, त्रिवेणी संघ के संघर्ष से जो समानता और न्याय का संघर्ष किया गया उसके इतिहास का बिहार, अर्जक संघ वाला बिहार, कर्पूरी जगदेव मंडल वाला बिहार, कॉमरेड राम नरेश राम जगदीश महतो वाला बिहार 2025 में बहुत बड़े खतरे के सामने खड़ा है। और बिहार का इम्तिहान होने जा रहा है कि ये संघर्षों से हासिल बिहार बचेगा या वाकई फिरका परस्त सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में चला जाएगा। उस बड़ी लड़ाई में हम आपकी मदद के लिए और अपनी लड़ाई मान करके आपके सामने अपील करने आए हैं कि भारी बहुमत से महागठबंधन को जिताइएगा और बिहार को बदलिएगा, सत्ता को बदलकर बिहार को बचाइएगा। क्योंकि बिहार बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, बिहार बचेगा तो संविधान और बचेगा। और बिहार में अगर सामंती फिरका परस्त ताकतों को हम रोक लेंगे तो फिर मैं जिस प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां पर भी हम अगले आने वाले कुछ दिनों में उन फिरका परस्त ताकतों को और मजबूती से सत्ता से बेदखल कर लेंगे। ये स्वार्थ में हम आपके बीच में आए हुए, इसलिए हम आपके बीच में जब अपील करने आए हैं तो ये बात कहने आए हैं कि इतिहास का ही बात नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया, उसके पहले इस देश में राजा से पैदा हुआ करते थे। राजा राजा कौन बनेगा ये बात तय हो गई थी। किसको शिक्षा मिलेगी, किसको अधिकार मिलेगा, कौन सड़क पर चलेगा, कौन खटिया पर बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, ये भारत बटा हुआ था। हजारों साल के संघर्ष में
जब इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मौका मिला तो अपने संविधान से उन्होंने वो रास्ता खोल दिया था कि अब राजा रानी के पेट से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा और जनता तय करेगी कि उसका राजा कौन बनेगा। इसलिए उस संविधान को बदलने की बात करते हैं कुछ लोग, कहते हैं कि अब की बार 400 पार तक इस देश का संविधान बदलना है। मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आया हूं, अरवल बिहार के संघर्षों की जमीन के सम्मानित लोगों, मैं बड़े शान से ये कहता हूं कि जब गुमान में, अहंकार में चूर होकर 56 इंच वाले ये नारा लगा रहे थे कि अब की बार 400 पार तक के संविधान बदलना है, उत्तर प्रदेश के समाजवादियों ने पीडीए यानी पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और आधी आबादी को इकट्ठा करके संविधान को बचाने का काम किया और उत्तर प्रदेश में भाजपा के अहंकार और गुरूर को तोड़ दिया और 43 सीटों पर उनको हरा दिया और आज देश में संविधान महफूज है। कल्पना करिए कि हम उत्तर प्रदेश वाले अगर 43 सीटों पर ना हराए होते तो इन्हें उत्तर प्रदेश के हार के चलते 2 बैसाखी की जरूरत पड़ी, एक आंध्र प्रदेश से आई और दूसरी बैसाखी बिहार से गई थी। आज इन्हीं दोनों बैसाखियों पर दिल्ली की हुकूमत जुल्म की इंतहा कर रही है। इसलिए बिहार का चुनाव, बड़ी गंभीर बात कहने जा रहा हूं अरवल के बौद्धिक प्रबुद्ध लोगों, अगर सहमत होना तो बताना, बिहार का चुनाव इस बात का फैसला केवल नहीं करने जा रहा कि बिहार में मुख्यमंत्री बदले जाएंगे कि नहीं, बिहार का चुनाव इसका भी फैसला करने जा रहा है कि दिल्ली की हुकूमत भी कितने दिन चलेगी। अगर बिहार की हुकूमत बदल गई तो दिल्ली का भी फैसला बिहार के चुनाव से होने जा रहा है। इतना बड़ा चुनाव है, इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, तो इस चुनाव को किसी भी छोटी चीज से क्या हम कोई जोखिम उठाने की स्थिति में है क्या? विधायक ने क्या किया, क्या नहीं किया, बधाई देना चाहता हूं आपके विधायक को कि उन्होंने तो अपना रिपोर्ट कार्ड बना दिया। और भाकपा माले का कुछ मामलों में इसीलिए मैं मुरीद भी हूं कि जो है आपके सामने है, कितना काम किया, कितना चल रहा है, किन किन क्षेत्रों में काम किया, कैसे किया, और तो और कितने संघर्ष और लड़ाई लड़ी है। जरा इस रिपोर्ट कार्ड की तस्वीर देखना आप, इसमें जो फोटो लगी है, काला कुर्ता पहनकर आपके विधायक भी खड़े हैं। ये फोटो बिहार विधानसभा के सामने की है और काला कुर्ता पहनकर जब पूरा महागठबंधन उस विरोध में खड़ा था और तमाम तरह के संघर्ष में खड़ा था, तब आपके लोग ये कह रहे थे, नारा लगा रहे थे कि वोट चोर, अरे भाई जोर से बोलना, वोट चोर, वोट चोर। ये नारा बिहार से निकला और पूरे देश का नारा बन गया था। गली गली में शोर है। बाकी आगे की लाइन तो अरवल के लोग हमसे बेहतर जानते हैं। भाई अभी आपके विधायक जी ने यह बात कही भी है कि वहां पर कुछ भी कर लो, वहां पुलिस नहीं जाती, मुकदमा नहीं हो रहा है। और महागठबंधन के लोग इशारे में भी कुछ कहेंगे तो मुकदमा, परेशानी, ये सब हो रहा। तो बहुत सारी बातें तो मैं इशारे में भी कहूंगा, लेकिन आपके महागठबंधन के प्रत्याशी अगर लड़ रहे हैं तो बताओ इस बार उनको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस बार और मौका दे करके केवल विधायक ही नहीं, ये चुनाव केवल विधायक चुनने का नहीं है, ये चुनाव इस बात का भी फैसला करने का है कि बिहार की सरकार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसलिए बड़ा चुनाव मान के भी इसको वोट दीजिएगा। एक बात कहना चाहता हूं, समाजवादी लोग जब गांव में लोगों को समझाते थे तो कहा करते थे कि रोटी को सही समय पर पलटा न जाए तो रोटी जल जाती है। समझ रहे ना? और जली हुई रोटी क्या किसी काम आती है? जली हुई रोटी फेंक दी जाती है, उसे पशु भी नहीं खाते। लोकतंत्र में सत्ता की रोटी को पलटने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 5 साल बाद चुनाव का रास्ता दिया है। और 5 साल में जो सत्ता में होता है वो अपने काम पर वोट मांगने आता है। वो कहता है कि आपने बिहार में 5 साल हमको मुख्यमंत्री बनाया, आपने हमको प्रधानमंत्री बनाया, तो हमने जो चुनाव में वादा किया था उस वादा को पूरा किया है, उस काम पर हमको वोट दीजिए। और जो विपक्ष में होता है वो कहता है कि अगर आपने हमें सत्ता दी
तो हम क्या क्या काम करेंगे और अपने एजेंडे, अपने नैरेटिव, अपने घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ता है। अरवल के बौद्धिक लोगों जरा एक बात का जवाब देना, 20 साल लगभग, कुछ महीने छोड़ दें तो 20 साल लगभग जो सरकार में हो, वो काम पर वोट मांगने की बजाय 12 साल जो देश में सरकार में हो, वो अपने काम पर वोट मांगने की बजाय बिहार आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, बिहार में अगर महागठबंधन को वोट दे दिया तो जंगल राज लौट आएगा। मीडिया की बनाई हुई परिभाषा, मीडिया के द्वारा खड़ा किया हुआ नैरेटिव, जंगल राज का नैरेटिव, इस बात का सहारा तुम्हें लेना पड़ रहा है। तुम 12 साल से केंद्र में बैठे हो, लगभग 20 साल से बिहार में तुम्हारे समर्थन से सरकार चल रही है, और आज भी वोट मांगने के लिए 3 दशक 4 दशक पुराना डर दिखाना पड़ रहा है। भाजपाई अगर इस तरह की बात करें तो मैं खुश होता हूं कि अगर भाजपाई उस राज को जंगल राज कह रहे हैं तो इसका मतलब तो तय है कि वो राज गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए जंगल राज नहीं, पक्का मंगल राज रहा होगा। इसलिए भाजपाइयों को आज भी उसका दर्द होता है, दर्द हो रहा है आज भी कि अगर वो राज आ गया तो बराबरी पर सब बैठने लगेंगे। वो राज आ गया तो किसी भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार को सहना बंद कर देंगे, फिर उनकी हुकूमत कैसे चलेगी। जंगल राज का मतलब, वो कहते हैं कि अपहरण होता था। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, 15 साल के लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार में 35,000 अपहरण लगभग हुए। अब भाजपाइयों से आप भी पूछना, 20 साल के नीतीश कुमार की सरकार में लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख अपहरण हुए। बताओ असली जंगल राज कौन सा था। मीडिया के समर्थन से, भाजपाइयों के समर्थन से कोई अपने को सुशासन बाबू कहला ले, लेकिन जब आंकड़ों से बात होगी तो हम आंकड़ों से सवाल करेंगे कि पिछले 20 साल में बिहार में 65,000 हत्याएं जब हुई तो बताओ ये सुशासन की सरकार है या असली जंगल राज चल रहा था। इस बात का फैसला इस बार के चुनाव में आपको देना है। 65,000 हत्या 20 साल में, तो बताओ वो सुशासन की सरकार है। इस बात का फैसला भी करना, सड़क बनाकर जो लोग कहते हैं कि विकास कर दिया बिहार का, उनसे पूछना कि जब यूपीए की गवर्नमेंट की सरकार थी, 80,000 करोड़, 75,000 करोड़ पैसा मनमोहन सरकार देती थी, उससे आप रोड बनवा कर कहते थे हम सुशासन बाबू हैं। और जब डबल इंजन की सरकार बन गई, आज तक बिहार को, नीतीश जी कहते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, बोलते थे कि नहीं बोलते थे। अरे भाई अरवल के लोगों गलत तो नहीं बोल रहा। नीतीश जी की लड़ाई थी ना कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, और जब वो बीजेपी के साथ चले गए तो विशेष राज्य का दर्जा मिला। अरे भाई जोर से बोलिएगा, आप मिला। चुप रहने का वक्त नहीं है, सवाल करने का वक्त है कि जब डबल इंजन की सरकार में विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए तो बताओ किस नाम पर बिहार से वोट मांगने आओगे। हम ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। हत्या, अपहरण, बलात्कार, कोई अपराध रुका क्या? पिछले दिनों अरवल के लोगों, जरा गलत कहूं तो बताना, मुख्यमंत्री आवास के पास गोली चली थी कि नहीं चली थी? चली थी ना। डिप्टी सीएम जो रह चुके हो, नेता प्रतिपक्ष, उनके घर के कुछ ही किलोमीटर के पास गोली चली थी पटना में कि नहीं? पटना में गोपाल खेमका नामक व्यवसायी की हत्या हुई थी कि नहीं? उनके परिजनों की 4 महीने पहले हत्या हुई थी कि नहीं? बिहार में हत्या, बलात्कार रोज हो रहा है कि नहीं? अपराध बढ़ा है कि नहीं? अब बिहार वालों, चुनाव के बीच में मोकामा के टाल इलाके में दिन दहाड़े एक अपराधी, खूंखार अपराधी, एक व्यक्ति के ऊपर गोली चलाकर, गाड़ी चढ़ाकर दिन दहाड़े चुनाव के बीच में हत्या करता है। बताओ ये असली जंगल राज है कि नहीं है? ये हम बिहार से पूछना चाहते हैं। ये चुनाव के बीच में हत्या क्यों कराई गई? और दुलार चंद यादव किसके लिए कुर्बान हुए थे? बिहार के लोगों याद रखना, वो एक धानुक प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे, वो तो आरजेडी का प्रचार भी नहीं कर रहे थे, और फिर भी वो बर्दाश्त नहीं हुआ सामंती, मनुवादी, जातिवादी गुंडों से, तो हत्या करवा दी। पैर पर गाड़ी चढ़ी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितना सही कितना गलत बिहार फैसला करेगा।
लेकिन क्या आपने अखबार में खबर पढ़ी कि नहीं कि हड्डी का इतना चूरा हुआ था कि गिनना मुश्किल था? गलत तो नहीं कह रहा? आप लगता है प्रायोजित तरीके से घेर कर मार रहे हो। बिहार भूल जाएगा क्या? बिहार भूलेगा? मैंने तो यह भी खबर पढ़ी कि वहां पर घेर कर जब मारा गया, गाड़ी चढ़ाकर रौंदा गया, तो पूरे बिहार को एक पैगाम दिया जा रहा था। पीछे से कोई आवाज भी आई कि इसकी मूंछ भी नोच लो। जांच करे पुलिस, जांच करे सरकार, कौन सही कौन गलत। लेकिन मैंने जो इतना समझा है कि बिहार को 90 के पहले का बिहार बनाने के लिए यह घटना नहीं संकेत है, और इसलिए पूरे बिहार वालों को इसका बदला लेना है। अपने वोट से बदला लीजिए, जनता के पास वोट की ताकत है, और बताइए कि हम ऐसा दोबारा हत्याकांड होने नहीं देंगे। इसलिए हम आपके बीच में आए। और वो लोग जंगल राज की बात करते हैं, प्रधानमंत्री यहां पर आकर कहते हैं कि बिहार में जंगल राज आ जाएगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं, तुमको 20 साल मौका मिला, अपने काम पर वोट मांगते, आकर बताते कि बिहार से हमने पलायन रोक दिया। मैं तारीख से बताता हूं, पहले भी अरवल आया हूं और आप सब हमारा मिजाज जानते हैं। न तो नाली के गैस से चाय बनाया हूं और न ही भीख मांगकर काम किया है। पढ़ लिख करके ओरिजिनल डिग्री के साथ अपना मुकाम हासिल किया है। इसलिए बिना आंकड़ों के एक भी फर्जी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री तो है नहीं। प्रधानमंत्री का भाषण निकालना, गूगल करके निकालना बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, 2 नवंबर 2015 को उस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए और बिहार में आकर के कहते हैं 5 साल के लिए हमको मौका दे देना, हम बिहार से पलायन रोक देंगे। तारीख बताना फिर से, 2 नवंबर 2000, जोर से बोलिए, 2015। और आज क्या है? कल का भाषण उनका है 2 नवंबर 2025। कितने साल हो गए? 10 साल में लगभग किसकी सरकार रही? कुछ महीने कुछ दिन छोड़ दीजिए तो भाजपा की रही। पलायन रुका? बिहार के लोगों जरा जोर से बताना, पलायन रुका? पलायन कहीं भी कम हुआ? कोई विशेष काम किया भाजपा और जेडीयू ने पलायन रोकने के लिए? किया। मैं बताता हूं क्या किया। प्रधानमंत्री अमित शाह ने आकर के बोला, फैक्ट्री बिहार में इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि बिहार में जमीन नहीं है। बताओ बिहार के लोगों, ये सही है क्या? आपके पास जमीन नहीं है क्या? जमीन नहीं है तो अमित शाह कैसे कह रहे हैं कि यहां फैक्ट्री नहीं लग सकती क्योंकि जमीन नहीं है? झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? अरे भाई अरवल के लोगों बताना, झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? तो अमित शाह झूठा है कि नहीं है? फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन गुजरात में मिल जाती है, मजदूर चाहिए, मजदूर। इसलिए अगर बिहार में फैक्ट्री लग गई तो सस्ता मजदूर कैसे मिलेगा? इसलिए पलायन रुकने की बजाय पलायन बढ़ गया है। इस पर चोट करने के लिए इस बार वोट डालने का काम करिएगा ताकि पलायन करके झूठ बोलने वालों को सजा दिला सके। इस महागठबंधन का मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है और 25 पत्र महागठबंधन का संकल्प पत्र, इस संकल्प पत्र को पढ़िए और गांव गांव पहुंचाइए। आदरणीय महानंद जी, कॉमरेड महानंद जी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम इस 25 संकल्प को पूरा कराएंगे। और इस 25 संकल्प में साफ तौर पर लिखा है कि हम कैसे यहां पर एजुकेशन हब, जीएसटी से लेकर के तमाम सुविधाएं देकर के, फैक्ट्री खुलवा करके बिहार से पलायन रोकने का रोड मैप यहां पर है। और रोड मैप कौन दे सकता है? वही दे सकता है जिसके पास विजन हो। और विजन जिसके पास होता है वो 17 महीने भी अगर सरकार में बैठने का मौका पाता है, वो 17 महीने भी अगर डिप्टी सीएम बनने का मौका पाता है, तो जिसके पास विजन होता है, जिसकी नीयत अच्छी होती है, जो चाहता है कि मुझे काम करना है, वही व्यक्ति, जैसे इसी बिहार में वह भी सुनना पड़ा था जब उसने कहा था कि 2020 में कि एक दस्तखत से 10 लाख नौकरी देंगे, तो सामने से पूछा जाता था पैसा कहां से लाएगा? जेल से पैसा लाएगा, अपने बाप के यहां से लाएगा। उन्हीं लोगों के साथ 17 महीने का मौका मिला,
डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला तो एक बार में 1,67,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटा और 4 लाख नौकरी देकर दिखा दिया कि देखो हमारे पास विजन है और हम ये जो कहते हैं वो करते हैं। बताओ गलत तो नहीं कह रहा? तो जिसको डिप्टी सीएम बनाया उसने 4 लाख नौकरी दे दी। तो बताओ 5 साल के अगर लिए आप सीएम बना दोगे तो बताओ 4 लाख नौकरी को 40 लाख या 4 करोड़ नौकरी करने का वो मादा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो इस बार का चुनाव इसलिए है कि जो कहने वाले करके दिखाएं उनको आप वोट देना। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है जिस भी परिवार को नौकरी नहीं मिली हम उसे सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। महागठबंधन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है? वो बिहार को बदलने का एजेंडा लेकर आपके बीच में आया है। महागठबंधन नौकरी पर चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन आपके सामने घोषणा करके कह रहा है 20 दिनों के अंदर प्लान बनाएंगे, 20 महीनों के अंदर बिहार के हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे। बताओ इस नौकरी के लिए इस बार वोट दोगे कि नहीं दोगे आप? और ये बात गांव गांव हमें पहुंचानी। बिहार में कहता है महागठबंधन, उन्होंने 10,000 रुपया दिया। कितना? जोर से बोलिए। कितनी बार? एक बार। और चुनाव के कितने दिन पहले? समझ गए ना? अगर इतना पैसा देने का शौक था तो लगभग 20 साल में 20 बार 10-10 हजार रुपया दे देते तो हम मानते कि सुशासन बाबू ने जो कहा वो किया। चुनाव के ठीक पहले 10,000 रुपया दे करके बिहार के महिलाओं को यह पैगाम देने की कोशिश की गई, लो तुम्हारे लिए हम प्रकारांतर से घूस दे रहे हैं, वोट हमको दे देना। और अमित शाह ने पटना बिहार में आकर के यह भी बता दिया है कि वो लोन है उसको किसी और रास्ते वो वसूल लेंगे। तब महागठबंधन का घोषणा पत्र मेरे सामने है जो कहता है कि तमाम योजनाओं के जरिए, माई बहन योजना के जरिए और तमाम योजनाओं के जरिए बिहार की हर महिला को 2,500 रुपए हर महीने देने का काम करेंगे। इसलिए महागठबंधन बिहार की महिलाओं की तरक्की की बात करता है। भाई इस पर वोट पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? ये उधार और लोन तो नहीं है ना? तो अभी भी कॉमरेड ने बोला कि जहां झारखंड में सरकार है वहां दे रहे हैं, तो बताओ यहां भी देंगे कि नहीं? और लाल झंडे वालों पर आपको भरोसा है कि नहीं? जो कहते हैं वो करते हैं। इतना ईमानदार विधायक कहां मिलेगा जो अपने संपत्ति का ब्यौरा छपवा कर बंटवा दे कि देखो भाई हमारे पास कितनी संपत्ति है और कितनी नहीं है, ये सब लोग जान जाए। मिलेगा कोई? और भाजपा का विधायक होता था, संपत्ति घोषित तौर पर कितनी है, अघोषित कितनी है पता ही नहीं चलता। पता चलता नोटबंदी से कितना पैसा लूटा, कितना खोटा, भ्रष्टाचार और क्या क्या नहीं किया है। बताओ ऐसे ईमानदार विधायक को दोबारा और भारी बहुमत से जिताना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? याद रखिएगा, नौकरी पर वोट मांगने वाले, शिक्षा पर वोट मांगने वाले, ईमानदारी से काम करने वाले अगर हार गए तो बताओ ये धनबल पशुबल जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा? अगली बार कोई इस तरह से वोट मांगने आएगा? इसलिए जरा फर्क समझना हमारे लोगों। आपके सामने इन्होंने क्या बोला घोषणा पत्र में? अमित शाह बिहार आता है तो कहते हैं कि इनको अपने बेटों की चिंता है महागठबंधन को। किसकी चिंता? और अमित शाह का बेटा कहां पे मजदूरी कर रहा है जरा हम पूछना चाहते हैं अमित शाह से। कहीं मनरेगा में काम कर रहा है क्या? जैसा जिसका पप्पा अमित शाह है वो क्या कर रहा है हम बताएं? पहले वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन गया और आजकल वो आईसीसी का चेयरमैन बन करके करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहा है। तुमको अपने बेटा की चिंता है तो बताओ बिहार वाले अपने बेटा बेटी की चिंता कर रहे हैं तो वो कैसे गलत कर रहे हैं? इस बात का जवाब अमित शाह को अपने वोट से दीजिएगा। इसलिए हम आपके बीच में बात कहने आए। और बेटा बेटी को महागठबंधन क्या देगा? नौकरी के साथ एजुकेशन हब, पढ़ना यहां जाकर के हर प्रमंडल में महिला कॉलेज, 136 प्रमंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है वहां डिग्री कॉलेज, पटना में एजुकेशन हब बनाना, फॉर्म फ्री कर देना, उनके लिए कोई शुल्क न लगाना, विद्यार्थी अगर परीक्षा देने कहीं जाएगा उसको कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। और ये सारा काम करके उससे बड़ी बात बिना पेपर लीक किए नौकरी और रोजगार बांटने का काम अगर महागठबंधन करेगा तो बताओ इसको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाई ये महागठबंधन का घोषणा पत्र है और मैं तो उसी पर बोल रहा हूं। और ये सवाल
अमित शाह और नरेंद्र मोदी से पूछने का वक्त भी है कि आपने क्या किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक भाषण देख रहा था, कॉमरेड उसी सदन में बैठे थे और वहां पर वो क्या बोल रहे थे कि जब ये कहा गया कि बिजली फ्री देनी चाहिए तो नीतीश कुमार कहते हैं फ्री नहीं कुछ देना चाहिए, फ्री देने से लोग बिगड़ जाते हैं। महागठबंधन वालों, इसके लिए अपने लिए ताली बजाना कि जब महागठबंधन ने कहा कि 200 यूनिट फ्री देंगे बिजली, तो 150 यूनिट वही नीतीश कुमार फ्री देने के लिए मजबूरी में स्वीकार कर लिए हैं। बताओ ये हमारी जीत है कि नहीं है? हमारी नकल कर रहे हैं कि नहीं? तो हमारे घोषणाओं को वहां पर लागू कर रहे हैं। तो बताओ नकल मारने वाले को मौका मिलना चाहिए या वाकई जो बिहार का भला करता है उसके लिए मौका मिलना चाहिए? महागठबंधन को मौका मिलना चाहिए कि नहीं? इसलिए हम आपके बीच में क्या करके आए हैं, प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं छठ मैया का अपमान कर दिया। प्रधानमंत्री को सुनते हुए कई बार लगता है कि गली मोहल्ले का भाजपा का नेता भी कई बार उनसे अच्छी भाषा में बोलता होगा। मैं सुबह रोज उठ करके छठी मैया का गीत सुनता हूं। कहां के रहने वाले हैं? गुजरात में छठ मनाई जाती है, तो कहां से गीत सुनते हो? इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? बिहार वालों को क्या तुम इतना नादान समझे हो कि तुम कुछ भी बोलोगे और बिहार वाले समझ जाएंगे? दिल्ली में उनकी सरकार है, मैं दिल्ली में रहता हूं। पहले इन सबों झुट्ठों ने कहा था हमारी सरकार बन जाएगी तो यमुना साफ करके साफ नदी में छठ मनाएंगे। अभी गूगल करके पढ़ना अरवल के लोगों, इस बार बिहार की बीजेपी सरकार ने जैसे फर्जी घोटाला करते हैं फर्जी यमुना बना दी और फर्जी यमुना में छठ मना करके बताओ उन्होंने छठी मैया का अपमान किया है कि नहीं किया? इसलिए इसका भी हिसाब किताब चुनाव में करने का वक्त आ गया है। और प्रधानमंत्री भारत आकर के यहाँ बिहार में, हाँ प्रधानमंत्री कभी कभी भारत में भी रहते हैं। कब रहते हैं? जब चुनाव रहता है। और जब चुनाव खत्म होता है तो 8,000 करोड़ के जहाज पर बैठकर विदेश में दौरा करने जाते हैं। और जब बाहर से हमला हुआ तो विदेश का कोई देश हमारे सामने खड़ा ही नहीं हुआ। मैं सवाल करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि सीट ज्यादा आ गई तो क्या वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? अरे भाई जोर से बताना, नीतीश कुमार को बनाएंगे? तो जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो उनका वोटर भी तो समझ रहा होगा। नीतीश जी का वोटर क्या भाजपा को पसंद करता है क्या? मैं भी नीतीश जी को कुछ जगहों पर बहुत पसंद करता हूं और कुछ जगहों पर मैं सहमत नहीं होता हूं क्योंकि आप भाजपा के साथ चले गए। मैं कहता हूं नीतीश जी जब तक बिहार के मुख्यमंत्री थे बिहार में उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर नहीं चलता था और उस बुलडोजर को किसी ने रोका तो नीतीश जी ने रोका। उनकी कई गलतियों के बावजूद वो मुख्यमंत्री थे तो बिहार बचा था। अरवल के लोगों मेरी बात याद रखना, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री है और केवल बुलडोजर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाता है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को जंगल राज में ढकेल चुका है। अगर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया तो बताओ बिहार बचेगा क्या बुलडोजर से? तो बिहार को बुलडोजर चाहिए क्या? बिहार को दंगा चाहिए क्या? बिहार को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना चाहिए क्या? इसलिए फैसले की घड़ी है। आप लोग का एक एक वोट भटकना नहीं चाहिए। बताओ भटकेगा तो नहीं? इन लोगों को जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? और इसलिए हम भी एक बात आपसे ये कहने आए हैं, ये चुनाव किस चीज का है? अभी कॉमरेड ने हमारे बीच में बोला भी, चुनाव आयोग कहता है कि कोई भी भाषण में इधर उधर की बात नहीं करनी है। और गिरिराज सिंह क्या करके गए? गाली देना, इस देश के मुसलमानों को नमक हराम कहना, केवल इस बात के लिए कि जो जितना गाली देगा उसको उतना बड़ा पद दे देगी बीजेपी। यही तो करती है। तो बताइए गाली देने वाले और अपमान करने वालों को अरवल से आपका जब एक एक वोट पड़े तो ये गिरिराज सिंह के अपने संसदीय क्षेत्र तक एक पैगाम दे कि यहां कोई नमक हराम नहीं है। जिसने संविधान का फायदा उठाया है, संविधान को बदलने की बात करता है, उनको सजा देने के लिए इस बार के चुनाव में अरवल से बिहार की सबसे बड़ी जीत देने का काम महागठबंधन को अरवल की जनता करेगी। बताओ ये जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं? इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं। हमारे प्रिय कवि हैं उदय प्रताप सिंह जी, वो कहते हैं कि खामोश हैं जब तक कि रहा जाए ज्ञान हमसे, खामोश हैं जब तक भी रहा जाएगा हमसे,
कातिल को मसीहा न कहा जाएगा हमसे, कातिल को मसीहा न कहा जाएगा हमसे। जिन लोगों ने सपनों की हत्या की, जिन लोगों ने झूठ बोला, जिन लोगों ने जात को जात से, धर्म को धर्म से लड़ाया, जो लोग आज भी लड़ाना चाहते हैं, क्या उनको बिहार स्वीकार करेगा क्या? इसलिए इन तमाम लोगों को जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है और हम यहां पर वही जवाब देने के लिए आपके बीच में आए हैं। इसलिए जरा आखिरी में एक बात पूछना चाहते हैं अरवल के मेरे लोगों, यहां तो सर्व समाज के लोग बैठे होंगे ना, मैं तो उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, इस बार का चुनाव विधायक बनाने से ज्यादा बड़ा मुख्यमंत्री बनाने का है। इसलिए कोई भी भटकाव, कोई भी चीज लाने की बजाय एक तरफ से महागठबंधन को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे। एक बात और कह दूं, हरियाणा में ऐसे ही चुनाव हो रहा था, भाजपा वालों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, जैसे यहां भी कई जगह ऐसा हो रहा है। पोस्टर फाड़ा गया, कॉमरेड महानंद जी ने बताया, और उसके बाद उससे कहा गया कि तुम अपनी गाड़ी और फोड़ लो, और फोड़ लो। मूवी में नहीं देखे हैं कि कोई आदमी जैसे सामने कोई आता था तो अपने से दीवार में सर मार के कह दिया इसे फलनवा हमको पीटा है। भाजपा वालों को चुनाव जीतने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है जानते हैं? क्योंकि जनता उनके साथ, तो धोखे से चुनाव जीतना चाहते हैं। तो एक बात बताइए कि अगर हरियाणा में गलती हुई थी कि नहीं? कुछ लोगों को मैं इशारे में कहूंगा, अरवल के लोगों, बौद्धिक लोगों, सब लोग को समझ जाना, और मैं जो पैगाम देना चाहता हूं आखिरी में उसको लेकर जाना। हरियाणा में कुछ लोगों को लगा हमारी जात का हमको विधायक भी चाहिए और हमारी जात का हमको मुख्यमंत्री भी चाहिए। न विधायक जिता पाए और न मुख्यमंत्री। जीता हुआ चुनाव बीजेपी हरा ले गई और आज वहां बीजेपी की सरकार है। बताओ ऐसी गलती यहां तो नहीं करोगे आप? ऐसी गलती यहां तो नहीं करने वाले। इसलिए जरा दिल बड़ा कर लेना, दिल बड़ा कर लेना। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूं, कोई अगर गलती हुई हो, विधायक जी देखो भाई, विपक्ष का विधायक कितने लोगों की मांग पूरी कर सकता है? मैं गंभीर बात कर रहा हूं। विपक्ष का विधायक उतना ही न कर पाएगा जितना करने में सक्षम होगा। अब की अपने विधायक को दुगने वोट से जिताना और महागठबंधन का मुख्यमंत्री बनाना, जितना 5 साल में काम हुआ उतना अगर 5 महीने में काम न हो जाए तो फिर हम यहीं आएंगे, हमसे हिसाब किताब कर लेना। आप बताओ, गलत तो नहीं कह रहा? अब तक तो आप विपक्ष का विधायक चुनते थे ना, आपने जिस विधायक को चुना वो सत्ता में तो बैठे नहीं, और जब सत्ता में बैठे तो भी उसमें काम करने का बहुत मौका मिला नहीं। तो बताओ मुख्यमंत्री बदलने का चुनाव है कि नहीं है? इसलिए कहीं कोई नाराजगी हो, कहीं भाजपा वाले आकर के भटका रहे हो, शिकारी आकर जाल फैला रहा हो, दाना डाल रहा हो, बताओ दाना वाला चिड़िया जो उस जाल में फंस जाएगी तो बताओ वो कभी आजाद रह पाएगी? ये भाजपा वाले बहुत तरह के अपने आदमी आपके बीच छोड़ देंगे जो ऐसे ही पीडीए समाज के होंगे। पीडीए समाज जब कह रहा हूं तो समझ जाना, जो भाजपा का वोटर नहीं है उसके बीच में एक आदमी को खरीद लेंगे, उस आदमी से दुष्प्रचार करवाएंगे, झूठ बुलवाएंगे, कानाफूसी करवाएंगे, और उसके बाद आकर के वहां माफी मंगवा लेंगे कि अब की मौका दे दीजिए, इनको हराया जाए, उनको जिताया जाए, काम होगा। ऐसे किसी साजिश को कामयाब होने देंगे क्या? ऐसे साजिश से नुकसान किसका है? किसी जात के लोगों को अगर ये लगता हो कि हमारी जाति की संख्या ज्यादा है तो हमारे घर पर बुलडोजर नहीं आएगा या हमारा नुकसान नहीं होगा, बताओ उसका ये समझदारी है कि मूर्खता है? जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इसलिए किसी भी धोखे और साजिश में मत आना। एक भी वोट अगर महागठबंधन का बट गया, किसी झूठ के नाम पर बट गया, किसी मुंह फुल्ली के फुल्ला में बट गया तो नुकसान सबका होगा, ये बात याद रखना। इसलिए कोई भाजपा वाला साजिश करे, कैंडिडेट के खिलाफ साजिश करे, किसी जात के नाम पर साजिश करे तो बताओ अरवल में चलेगा क्या? अरे भाई जोर से बोलना, ये भाजपाइयों की साजिश चलेगी? और भाजपा वालों के कहने पर बटोगे क्या? एकजुट रहेंगे ना? कोई वोट बटने तो नहीं देंगे। इसलिए मैं आपके सामने आके कह रहा हूं, महागठबंधन का घोषणा पत्र गांव गांव पहुंचाना। ये भाजपाइयों से जरा पूछना
हमारा तो दूल्हा तैयार है बारात का, महागठबंधन का। दूल्हे का नाम क्या है? अरे भाई जोर से बोलना, दूल्हे का नाम क्या है? तो क्या नाम है? तो नौकरी कौन देगा? जोर से बोलिए, नौकरी कौन देगा? तो पढ़ाई कौन कराएगा? तो दवाई कौन दिलाएगा? कमाई जेब को कौन दिलाएगा? और सिंचाई खेत को कौन दिलाएगा? तो बिहार का मुख्यमंत्री किसे बनाना है? तेजस्वी यादव को देख करके वोट डालना है। 5 साल सरकार में रहेंगे तब घर सबकी नाराजगी दूर हो जाएगी। ये मैं इशारे में कुछ बात कह के जा रहा हूं और कह के जा रहा हूं। पहली बार एक मल्लाह के बेटे को, सहनी के, केवट, बिंद, मल्लाह, इन तमाम जातियों के नाम से जो लोग जानने जाते थे, जिनका सम्मान कोई देने वाला नहीं था, और एक राजमिस्त्री समाज के, तांती तत्वा पान समाज के इंजीनियर आईपी गुप्ता को जब गठबंधन में जोड़ा गया तो बताओ एनडीए से ज्यादा मजबूत गठबंधन महागठबंधन बन गया कि नहीं बन गया? अरे भाई जरा हाथ उठा के बताना, मजबूत है? एनडीए से मजबूत है महागठबंधन की नहीं? जब हमारे डिप्टी सीएम की घोषणा हुई तो मल्लाह के बेटे को, मुकेश सहनी को पहली बार डिप्टी सीएम बनने का मौका मिल रहा है। तो बताओ उनको मौका दोगे कि नहीं दोगे आप? इसलिए 2 डिप्टी सीएम की कुर्सी अभी, अरे भाई जोर से बोलना, 2 डिप्टी सीएम की, तो दोनों पर इस समाज के, बिहार के उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा जिससे हाशिए पर ढकेले गए लोग बराबरी से बिहार को चलाएंगे। तो बताओ बिहार को बाहरी चलाएगा या बिहारी? ये बिहार को गुजराती तो नहीं चलाएगा। बिहार को इस समय कौन चला रहा है? अरे भाई जोर से बोलना, नीतीश कुमार तो नहीं चला रहे। बिहार को कौन चला रहा? तो बिहार को आगे 5 साल कौन चलाएगा? बिहारी चलाएगा। इसलिए अपने बेटे को वोट दे करके वहां पर मुख्यमंत्री बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जिम्मेदारी है, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, इन तमाम जातियों को इस घोषणा पत्र में लिखा है कि 5 लाख रुपया देंगे ताकि कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, इन जातियों को मेहनत करने का मौका मिले। कॉमरेड महानंद ने सवाल पूछा, 10,000 रुपया से कौन सा बिजनेस खड़ा होगा? और महागठबंधन ने कहा 5 लाख रुपया देंगे। तो बताओ अति पिछड़े समाज का बिजनेस 5 लाख में खड़ा हो जाएगा कि नहीं होगा? गांव गांव ये पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? अति पिछड़ा एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ये भाजपाइया सब झूठ फैलाता है। झूठ फैलाता है कि अति पिछड़ा को परेशान करेंगे लोग, अति पिछड़ा के ऊपर अन्याय करेंगे। महागठबंधन ने ऐलान किया है, महागठबंधन की सरकार बनती है तो जैसे एससी एसटी को एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट बना करके उनको सम्मान दिलाने का काम किया गया है, वैसे ही अति पिछड़ों को अति पिछड़ा संरक्षण अधिनियम बना करके एक भी लाठी किसी अति पिछड़े पर पड़ी तो महागठबंधन का सिपाही उनके लिए अधिनियम बनाएगा और कानून उनकी हिफाजत करेगा। तो बताओ महागठबंधन को मौका मिलना चाहिए कि नहीं? अति पिछड़ा समाज का एक वोट बंटना होगा क्या? और कुछ लोग भाजपा वाले अपनी ए टीम तो लेकर आए ही हैं, अपनी बी टीम, सी टीम, डी टीम भी लेकर घूम रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में एक पी टीम भी चल रही है। पी टीम, अरवल के लोगों जरा बताना ये पी टीम कौन सी है? समझ गए ना? पी फॉर पीला, समझ गए? इतना पैसा, इतना सब कुछ, किसी भी धोखे में तो नहीं आ जाओगे, किसी भी ए टीम, बी टीम, सी टीम के धोखे में तो नहीं आ जाओगे। और ऐसा दूल्हा नीतीश जी को बीजेपी ने बनाया, बारात में लेकर आगे आगे चला रहे, लेकिन उनके गले में माला डालेंगे क्या? अरे भाई जोर से बोलिए, माला डालेंगे? तो जब माला नहीं डालेंगे तो भाजपा को वोट देकर के भाजपा को बिहार सौंपेंगे क्या? इसलिए मैं आपसे जाते आते एक बात निवेदन करके जा रहा हूं, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई का मुद्दा आपका मुद्दा बनेगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी और आपका विधायक जब वहां पर पटना में बैठेगा तो आपके विधायक के गठबंधन की सरकार होगी। तो बताओ अरवल का ज्यादा विकास कराने की क्षमता इनके में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सबकी नाराजगी दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इस बार दिल बड़ा करोगे कि नहीं करोगे? और विधायक से ज्यादा मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बार वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? इसलिए आज जितनी कोर कसर रह जाए, आप सबकी जिम्मेदारी है, उसको गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? हम सबका चुनाव है। और याद रखना, संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। वोट चोरों से सावधान रहना। उन वोट चोरों की एक आखिरी बात कह के जा रहा हूं, जब वोट डालने जाना
तो यहां अरवल का चुनाव चिन्ह क्या दिखेगा? अरे भाई धीरे आवाज आई। अरवल का चुनाव चिन्ह क्या है? अरवल का चुनाव चिन्ह, महागठबंधन का चुनाव चिन्ह झंडे पर तो 3 तारा के 3 नंबर की बटन, इतना दबाना कि महागठबंधन बिहार में 1 नंबर का बन जाए और 1 नंबर का बनने के बाद आपकी सरकार आ जाए। वोट चोरों से बच के रहना। आखिरी बात, वोट डालने जब जाओ तो पुलिस प्रशासन बाहर से बुलाया जा रहा है। आप सब जान रहे हो कि नहीं जान रहे? बाहर से अधिकारी बुलाया जा रहा है, गुजराती अधिकारी, अखबार में छपा था। गुजरात से अधिकारी भेजा जा रहा है। कहीं मशीन का घोटाला, कहीं वोट चोरी और कहीं पुलिस लगा करके रोका जाएगा। तो बताओ वोट डालने से डर तो नहीं जाओगे आप? अरे भाई इनके पुलिस से डर जाओगे क्या? अरे इनकी साजिश से कहीं बिखर तो नहीं जाओगे आप? तो वोट डालोगे ना आप, और वोट डलवाना भी हमें है। और जब तक एक एक वोट की गिनती ना हो जाए, फॉर्म 17C लेकर जाना ताकि मिलान हो जाए गिनती के दिन। और 11 नवंबर को अरवल में 3 तारा पर इतना बटन दबे कि भाजपा की एनडीए का बिहार से पलायन हो जाए और 14 नवंबर को बिहार का बेटा तेजस्वी यादव वहां पर मुख्यमंत्री बन जाए। बताओ हाथ उठाकर बनाओगे कि नहीं? आप हाथ उठाकर बनाओगे? बनाओगे? इसलिए महानंद जी को, कॉमरेड को किसी भी चीज की कोर कसर रह गई हो, आपसे हाथ जोड़ करके मैं माफी मांगता हूं कि बड़ा दिल दिखाना और बड़ा देश देखना कि बिहार में जिस दिन मुख्यमंत्री आपका होगा उस दिन कोई छोटी मोटी कोई कसर नहीं रह जाएगी। बताओ एकजुट हो जाओगे कि नहीं जाओगे आप? इसलिए मैं निवेदन करके अभी आगे कार्यक्रम में जाना है। आपके यहां तो हम कुछ मांगने भी नहीं आए, हम तो ना यहाँ से चुनाव लड़ने आए ना वहाँ के वोटर हैं, लेकिन हमारा और आपका विचारों का रिश्ता है। हम भी समाजवादी, आप भी समाजवादी, हम भी संविधानवादी, आप भी संविधानवादी, हम भी देश को सामाजिक न्याय से चलाना चाहते, आप भी चलाना चाहते। तो बताओ मुझे निराश तो नहीं करोगे आप? अरे भाई जोर से बताना, बिहार वालों हमारी हिम्मत तो बढ़ाओगे? अरे उत्तर प्रदेश वालों को बिहार वाले हिम्मत तो बढ़ाएंगे ना? इस बार सरकार बनाओगे ना? तो नौकरी कौन देगा? अरे भाई जोर से बोलना, नौकरी कौन देगा? 2500 रुपया हर महिला को कौन देगा? अति पिछड़ा को कौन बचाएगा? दलितों को न्याय दिलाना कौन कराएगा? महिलाओं को सम्मान कौन दिलाएगा? हर घर में बिजली पानी कौन सुनिश्चित करेगा? संविधान को कौन बचाएगा? अरे भाई जोर से बताना, संविधान को कौन बचाएगा? इसलिए एक एक वोट किस वोट पर जाएगा? झंडे पर, झंडे पर। तो कोई कोर कसर तो नहीं रह जाएगी। चलो भाई अब की आप जिता देना, फिर हम आएंगे और जीत का जश्न मनाएंगे जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। इसी बातों के साथ आप सबसे विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।